कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहने में मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन यह बात सच है कि मेरे जेठ ने मुझे उस दिन वह सुख दिया जिसके लिए मैं बहुत महीनों से तड़प रही थी। मेरे जेठ ने मेरे साथ मेरी मर्जी से नाजायज़ रिश्ता बनाया, लेकिन मैं उसके जिस्म को पाने के लिए खुद ही बेकरार थी। चलिए अब मैं आपको कहानी शुरू से सुनाती हूँ। मेरा नाम सुमन है और मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे और हमारे घर में हम 4 भाई बहन थे, जिसमें 2 भाई और 2 बहनें थीं। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और वह अपनी अपनी बीवियों के साथ अलग रहने लगे थे, और जो मेरे से बड़ी वाली बहन थी उसकी शादी भी पिताजी ने कर दी थी। अब घर में सिर्फ मेरी ही शादी होनी बची थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने सारा पैसा मेरे भाई बहनों की शादी करने में ही खर्च कर दिया, और रहा बचा पैसा जो कुछ भी था वह भाइयों ने अपने नाम करवा लिया। अब मेरे पापा के पास मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। देखते ही देखते मेरी उम्र भी 24 साल हो गई थी। अब उन्हें मेरी शादी की चिंता होने लगी थी कि इससे शादी कौन करेगा, क्योंकि दहेज देने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन मेरे पापा के दोस्त घर आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। मेरे पापा ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी हो, और तेरी लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तेरी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगले ही हफ्ते मेरे ससुराल वाले कुछ लोग सगाई की रस्म करने आ गए। सगाई से पहले ना ही तो किसी ने मुझे दूल्हे की फ़ोटो दिखाई और ना ही मैंने अपना दूल्हा देखा। पता नहीं वह कैसा दिखता था। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सीधा सगाई हो रही थी। मेरे पापा को अपने दोस्त पर बहुत विश्वास था। लड़का आया और जब मुझे बुलाया गया और मैंने अपने होने वाले पति को देखा, तो मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई। वह तो एकदम काला कलूटा था और देखने में भी बहुत अजीब था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि एक तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, ऊपर से मेरे बाप के पास दहेज देने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप इस लड़के से सगाई कर ली। मेरी ससुराल में मेरी सास नहीं थी, बस घर में ससुर, जेठ, जेठानी और मेरे पति ही थे। मेरी जेठ सगाई में नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें ऑफिस में कुछ काम था। इसलिए मेरी जेठानी, मेरे ससुर और मेरे होने वाले पति और कुछ रिश्तेदार आए थे। शादी की डेट पक्की हो चुकी थी। अगले ही हफ्ते मेरी शादी होना तय हो गया था। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब मेरे दरवाजे पर बारात खड़ी हुई थी। मुझे तो दूल्हा वैसे भी पसंद नहीं था, लेकिन यह बात मैंने कभी किसी को नहीं कही। मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर सा लड़का, जिसकी उम्र 34-35 साल होगी। देखने में कितना स्मार्ट लग रहा था। मैं अपनी शादी में बार बार उसे ही देखे जा रही थी। मेरी शादी हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपनी शादी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस बार बार मेरी नज़र उसी लड़के के ऊपर जाकर टिक रही थी। जब वो लड़का मेरी जेठानी के साथ स्टेज पर हमसे मिलने के लिए आया, तब मुझे पता चला कि यह मेरे जेठ हैं। मेरा जेठ भले ही 34-35 साल का था, लेकिन देखने में वह 22-23 साल का लड़का लग रहा था। इतना सुंदर, स्मार्ट और जिम करी हुई बॉडी, जो कि उसकी उम्र जाहिर ही नहीं होने दे रही थी। मेरी जेठानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। वह तो एकदम हीरो जैसा लग रहा था। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी और मैं अपनी ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात थी। मेरे पति ने मुझे कुछ ज़्यादा सुख नहीं दिया था। कितने हसीन सपने देखे थे मैंने अपनी सुहाग रात के लिए, लेकिन मेरे पति ने उन सब सपनों को पूरा ही नहीं किया। मैंने ना जाने क्या क्या सोच रखा था और कैसे कैसे पोज अपने दिमाग में बैठा रखे थे, लेकिन मेरा पति तो इतना थक चुका था कि वह एक बार में ही सो गया और मैं रात भर तड़पती रही। मेरे पति के बारे में बस मैं इतना कह सकती हूँ कि उन्हें सिर्फ अपना काम होने से मतलब था और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन मैंने इस बात पर अपने पति को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहती
तो हो सकता था कि मेरे पति को बुरा लग जाता, क्योंकि अभी मेरी नई नई शादी हुई थी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता खराब हो। अगले ही सुबह मेरे सर पर एक और बम फूट पड़ा जब मुझे पता चला मेरे ससुर जी ने लाखों का कर्ज ले रखा है। कर्जा चुकाने के लिए मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं और अगले ही दिन मेरे पति को अपनी नौकरी पर जाना था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मुझे अपने पति के जाने का दुख नहीं था, बल्कि मुझे तो इस बात का दुख था कि अब मेरी सारी हसरतें कौन पूरी करेगा। जो मैं चाहती थी कि शादी के बाद मुझे वह सुख मिले, अब वह सुख मुझे कहाँ से मिलेगा जब मेरा पति ही बाहर विदेश में रहेगा। मैं अकेले तड़पती रहूँगी, लेकिन मैं नई नवेली बहू थी, इसलिए कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरा पति विदेश जा चुका था और घर में मैं अकेली थी। अब घर में सिर्फ मेरे ससुर, मेरे जेठ जेठानी और मैं थी। मेरे पति रोज़ रात को मुझे फ़ोन करते और कहते कि डार्लिंग, मैं जल्दी ही तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। लेकिन मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता। यहाँ तक कि मुझे उनसे बात करने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे अधूरा जो छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी मैंने उन पर यह बात कभी जाहिर नहीं होने दी। ना चाहते हुए भी बार बार मेरी नज़र मेरे जेठ की तरफ ही जाती थी। सबसे नज़रें चुराकर बस मैं उन्हें ही देखती रहती थी। कई बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें पता चल गया कि मैं उन्हें चोरी चोरी देखा करती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल से मजबूर थी। पता नहीं उनमें ऐसा क्या आकर्षण था। देखने में मैं बहुत सुंदर, गोरी चिट्टी, एकदम दूध जैसी सफ़ेद, और मेरे जेठ तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। बिल्कुल कयामत ढाते थे। समझ में नहीं आता, मेरी सास का एक बेटा तो इतना गोरा चिट्टा सुंदर और एक बेटा काला कलूटा क्यों था। मैंने सोचा कि शायद मेरे जेठ मेरी सास पर गए होंगे और मेरा पति मेरे ससुर के ऊपर गया था, इसलिए वह देखने में सुंदर नहीं था। मैं रात भर अकेले बिस्तर पर पड़ी हुई आहें भरती और तकिया को ही अपने गले से लगाकर सो जाती। अब मेरे जेठ ने मुझसे थोड़ी बहुत बातें करना शुरू कर दिया था। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती। एक दिन मैंने अपनी जेठानी से बातों ही बातों में अपने जेठ के बारे में सब बातें जान ली कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, कौन सा रंग ज़्यादा पसंद है कौन सा नहीं, और उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है। अब मैं जानबूझकर वही खाना बनाती जो मेरे जेठ को पसंद था। मेरे जेठ ने मुझे कभी कुछ भी नहीं कहा, बस वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करते थे, और इसके आगे मेरे जेठ ने कभी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी जेठानी प्रेग्नेंट है और वह पहली बार माँ बन रही थी। तो उनके मायके में यह रिवाज था कि पहला बच्चा मायके में ही जन्म लेता है। मेरी जेठानी अपने मायके चली गई थी। मेरे जेठ अपनी बीवी के साथ उसके मायके नहीं रह सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी करनी थी और उन्हें इतने दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती, इसलिए जेठ घर पर ही रहते थे। अब घर में सिर्फ मेरे ससुर, जेठ और मैं ही थी। हम 3 लोग ही घर पर थे। ससुर कुछ दिनों के लिए गांव गए हुए थे। गांव में मेरे ससुर की खेती बाड़ी थी, इसलिए हर छमाही उनको अपना फसल का पैसा लेने जाना होता था। इसलिए मेरे ससुर अपने गांव गए हुए थे। अब घर में मैं और मेरे जेठ ही रह गए थे। मेरे जेठ सुबह ही ऑफिस चले जाते। जब शाम वह घर आते तो फ्रेश होने के बाद टेरेस पर चले जाते और फिर वहीं पर ही खाना खा लेते और अपने कमरे में चले जाते। उन लोगों का कमरा ऊपर वाला था और मेरा कमरा नीचे वाला था। हमारा 2 मंजिल का मकान बना हुआ था। हर रोज़ की तरह मेरा पति रोज़ रात को फ़ोन करता और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मुझसे कहता, डार्लिंग, मैं जल्द ही तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। अब तो मुझे अपने पति की बात सुनकर गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं इधर उधर की बातें करके और कुछ काम बताकर उनका फ़ोन काट देती थी। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बीत रही थी। लेकिन आज संडे का दिन था, इसलिए मेरे जेठ की छुट्टी थी और वह टेरेस पर ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक से ही बहुत तेज बारिश होने लगी। मैंने सुबह ही छत पर कपड़े धोकर फैला रखे थे। जब मैंने देखा कि बारिश हो रही है तो मैं तेजी से दौड़कर छत पर गई और कपड़े उतारने लगी। कपड़े उतारते हुए मैं पूरा भीग चुकी थी।
मेरी साड़ी मेरे तन से लिपट चुकी थी। अब मेरे शरीर का एक एक अंग बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। मैंने देखा मेरे जेठ टकटकी लगाकर मुझे ही देखे जा रहे थे, क्योंकि अब उनकी पत्नी को भी मायके गए हुए काफ़ी समय हो चुका था। इसलिए हो सकता है कि उनका भी मन करता हो संबंध बनाने का। जब मैंने देखा कि मेरे जेठ मुझे ही देख रहे हैं, तो मैंने अपना पल्लू जानबूझकर नीचे गिरा दिया और ऐसे नादान बनकर खड़ी हो गई जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो। मैंने देखा तब भी मेरे जेठ मुझे घूर घूर के देखे जा रहे थे। फिर मैंने एक कदम बढ़ाया और फिसलने का ड्रामा किया और वहीं पर ही गिर पड़ी और जोर से चिल्लाकर कहने लगी, जेठ जी मुझे बचा लीजिए, मेरे चोट लग गई, मैं गिर गई, आह बहुत दर्द हो रहा है। मेरे जेठ आनन फानन में भागते हुए आए, जिसकी वजह से वह भी पूरा भीग चुके थे। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगे। मेरा शरीर पूरा भीग चुका था। मेरे शरीर का एक एक अंग बिल्कुल साफ नजर आ रहा था और मैं जानबूझकर मेरे जेठ से बहुत कसकर लिपट चुकी थी। जब मैं कमरे में गई तो मेरे जेठ ने मुझे पलंग पर लिटा दिया और पूछने लगे कि तुम्हें कहाँ पर चोट आई है। मैंने अपनी साड़ी ऊपर करते हुए कहा कि जेठ जी यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। उन्होंने मेरे पैर छुए और पूछा, यहाँ दर्द है? तो मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर। उन्होंने थोड़ा सा ऊपर छुआ तो मैंने कहा थोड़ा सा और ऊपर। फिर मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी कमर के पास रख दिया और कहा, जेठ जी दर्द यहाँ हो रहा है। फिर मैंने उन्हें अपने ऊपर खींच लिया। अब तो मेरे जेठ भी खुद को रोक ना सके। उन्होंने मुझे कसकर अपने गले से लगा लिया, क्योंकि मैं और मेरे जेठ दोनों ही बहुत दिनों से अपनी हसरतें पूरी नहीं कर पाए थे। इसलिए पागलों की तरह एक दूसरे के हो गए और एक दूसरे को बेहंताशा प्यार करने लगे। मेरे जेठ ने मुझे वह सुख दिया जो कि मैं अपने पति से चाहती थी। उन्होंने मुझे पूरा कर दिया और अब मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। मेरा जेठ भी बहुत खुश थे और कई घंटों तक हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहे। फिर मैं नीचे काम करने चली गई। अब तो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका था कि मेरे जेठ भी यही चाहते हैं जो मैं चाहती थी। शाम को मैंने और मेरे जेठ ने कोई बात नहीं की। रात को भी मैंने चुपचाप उनको खाना दे दिया और अपने कमरे में चली आई। आज बहुत दिनों बाद अपने जेठ को छूने के बाद पता नहीं मन में एक बहुत अच्छा सा एहसास हो रहा था। मन कर रहा था कि आज बहुत सजूं संवरूं। इसलिए मैंने आज अपनी एक बहुत ही अच्छी लाल रंग की साड़ी निकाली। वह लाल रंग की साड़ी इसलिए निकाली क्योंकि मेरे जेठ को लाल रंग बहुत पसंद था, क्योंकि मैं पहले ही अपनी जेठानी से पूछ चुकी थी जेठ की पसंद नापसंद के बारे में। इसलिए मुझे पता था कि मेरे जेठ को लाल रंग की साड़ी बहुत पसंद है। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार किए, सजी सवरी जैसे कि एक दुल्हन तैयार होती है। ठीक उसी तरीके से मैं रात को पूरी तरह से तैयार हो गई। मैं जानती थी कि आज रात मेरे जेठ मेरे कमरे में ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो आग मेरे अंदर जल रही थी वही आग मेरे जेठ के अंदर भी जल रही थी। बहुत दिनों से मेरी जेठानी मायके गई थी, तो उन्हें अपनी हसरतें पूरी करने के लिए कोई मिला नहीं था और मेरा पति तो विदेश में था। इसलिए मेरा हाल तो बहुत ही बुरा था। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और तो मैंने देखा दरवाजे पर जेठ जी थे। मुझे देखकर वह देखते ही रह गए और कुछ भी नहीं बोले, बस दरवाजे पे खड़े होकर मुझे निहारने लगे और कहने लगे, सुमन मैं तुमसे कुछ कहने आया था, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था जो भी आज मैंने तुम्हारे साथ छत पर किया। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद खुद को रोक ही नहीं पाया और वह सब कुछ हो गया। मैंने अपने जेठ को रोकते हुए कहा कि मैं कुछ बोलूं? उन्होंने कहा कि हाँ बोलो सुमन। मैंने अपने जेठ से कहा, जेठ जी पहले आप अंदर आ जाइए। मैंने बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर रखी थी और मैं लाल जोड़ा पहनकर बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। मेरे जेठ जी कुछ बोलते इससे पहले ही मैंने उनके हाथ में गर्म दूध का गिलास दे दिया
और कहा, इसे पी लीजिए, आज आपकी सुहाग रात है, आज रात आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी। वह मुस्कुरा दिए और उन्होंने एक सांस में ही वह सारा दूध पी लिया। मैं दुल्हन की तरह घूंघट ओढ़कर बेड पर बैठ गई। मेरे जेठ ने मेरा घूंघट उठाया और फिर रात भर उन्होंने मेरे साथ वह सब किया जो मैं अपनी पति के साथ करना चाहती थी। मेरे जेठ जी तो एक मंजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने पूरी रात मेरा बुरा हाल कर दिया था। मुझे वह सुख दिया था जिसके लिए मैं बहुत दिनों से तड़प रही थी। आज रात हम दोनों एक हो गए और जब सुबह मेरी आँख खुली तो घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार हो गई। मेरे जेठ अब भी सो रहे थे और सोते हुए वह क्या कयामत लग रहे थे। मेरा तो मन ही नहीं भरा था, लेकिन मैं नाश्ता बनाने किचन में चली गई और फिर मैंने उन्हें उठाया और कहा, चाय नाश्ता कर लीजिए, सुबह हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, रात को बहुत मज़ा आया। मैंने कहा, अब आगे आगे देखिए आपको और कितना मज़ा आएगा। अब तो हर रोज़ ही हमारी सुहागरात बनने लगी और हर रोज़ ही मुझे वह सुख मिलने लगा जिसे मैं हमेशा से चाहती थी। आज मुझे चैन नहीं पड़ रहा था क्योंकि आज मेरी जेठानी आने वाली थी। मैं ये सोच सोच के परेशान थी कि क्या मेरी जेठानी के आने के बाद भी मेरे जेठ मेरे साथ संबंध बनाएंगे या नहीं। मैं यही सोच रही थी। तभी मेरे जेठ मेरे कमरे में आए और बोले कि तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं तुम्हें अब भी नहीं छोड़ूंगा और हम हमेशा ही ऐसे ही मज़े करते रहेंगे। मेरी पत्नी के आने के बाद भी मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी आ चुकी थी और वह अपने छोटे से बच्चे को लेकर आई थी और वह सारा दिन अपने बच्चे में ही व्यस्त रहती थी। मैं घर का सारा काम जल्दी जल्दी कर देती थी। मेरे जेठ बहाना बनाकर बार बार मेरे कमरे में आते थे और हमारा काम वैसे ही चल रहा था जैसे कि हमेशा चलता आ रहा था। जेठानी को कुछ भी पता ही नहीं था कि उसके पति मेरे साथ क्या गुल खिला रहे हैं। मैंने अपने जेठ से कहा, दिन में इतना मज़ा नहीं आता जितना कि रात को आता है। आज रात आप मेरे कमरे में आ जाना, जेठानी जी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे जेठ ने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं आज अपनी पत्नी की चाय में नींद की दवा मिला दूंगा जिसे खाकर वह सो जाएगी और फिर आज रात मैं आ जाऊंगा। और आंख मारते हुए बोले, आज रात फिर से हम सुहाग रात मनाएंगे। मेरी जान, आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज फिर रात को मेरी हसरतें पूरी होने वाली थी। मेरे पति का फ़ोन आया कि मैं आज रात तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा। मुझे अपने पति की बात सुनकर आज बहुत गुस्सा आ गया था और समझ नहीं आता था कि मैं इसको क्या जवाब दूं। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुमने आज रात सरप्राइज़ नहीं दिया तो मैं तुमसे कभी जीवन में बात नहीं करूंगी। मैंने ऐसा कहकर फ़ोन काट दिया और अपने पति की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह तो हमेशा ही सरप्राइज़ करते रहते थे लेकिन कोई सरप्राइज़ देते नहीं थे। इसलिए मुझे लगा हमेशा की तरह मेरे पति बकवास ही कर रहे हैं और मैं रात की तैयारियों में जुट गई। मैंने 16 श्रृंगार किए और एकदम दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने जेठ का इंतज़ार करने लगी। वादे के मुताबिक मेरे जेठ ने अपनी बीवी को नींद की दवा दे दी और कमरे में आ गए और आने के बाद हम दोनों ने फिर से वही खेल खेलना शुरू कर दिया जिसकी अब हमें आदत हो गई थी। लेकिन मुझे दरवाजे पर कोई आहट सी महसूस हुई। मैंने सोचा पता नहीं, दरवाज़ा तो बंद है, फिर यह आहट कहाँ से हुई। जैसे ही मैंने देखा तो सामने मेरा पति खड़ा हुआ था। वह खिड़की से कूदकर मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैं अपने जेठ के साथ हम बिस्तर थी। उसने मुझे देखने के बाद अपनी नज़रें फिरा ली और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो रंगे हाथ पकड़ी गई थी। मेरे जेठ जी चुपचाप अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे में जा चुके थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई जवाब दिया। जब मेरे जेठ जी कमरे में चले गए तो मेरे पति मेरे कमरे में आए और उसने मुझे बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे पीछे तुम यह सब क्या कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती। भैया से तो मैं सुबह बात करूँगा,
लेकिन तुम यह बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बना रही हो। क्योंकि मैं रंगे हाथों पकड़ी गई थी, इसलिए मैं अपने पति को कुछ भी नहीं कह सकती थी, बस चुपचाप होकर मार खाए जा रही थी। मेरा पति मुझे जानवरों की तरह पीटे जा रहा था। जब वह मुझे मारता मारता थक गया तो उसने मुझे एक तरफ धक्का दे दिया और घर से बाहर चला गया। रात भर मैं दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे जेठ जी एक बार भी मुझे देखने तक नहीं आए। और तो और रात भर दर्द की वजह से मैं सो भी नहीं पाई। जब सुबह मेरे पति आए तो उनके साथ एक वकील भी थे और उन्होंने मेरे आगे एक कागज़ करते हुए कहा कि सुमन, यह तलाकनामा है, इस पर अपनी मर्जी से साइन कर दो, वरना मैं यह बात सभी घर वालों को और तुम्हारे माँ बाप को और सारी दुनिया को बता दूंगा। फिर तुम सोच लेना कि तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। इसलिए तुम चुपचाप चली जाओ। मैं कह दूंगा कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे माँ बाप को पता चले, इसलिए मैंने चुपचाप उस तलाकनामा पर अपने साइन कर दिए और अपना सामान लेकर चुपचाप वहाँ से चली आई और रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गई। मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। दो आदमी शायद मेरी हालत देखकर समझ गए कि मैं अकेली हूँ। वो मेरे हमदर्द बनकर मुझे एक ऐसी जगह ले गए जिसको आप लोग रेड लाइट एरिया के नाम से जानते हो। वहाँ जाकर उन आदमियों ने मुझे बेच दिया और अब हर रोज़ एक नया आदमी आकर मेरे साथ सुहागरात मनाता है। अब मुझे मजबूरी में वह सब उन लोगों के साथ करना पड़ता है जो मैं अपने पति के साथ ही करना चाहती थी। लेकिन अब तो हर एक आदमी मुझे जानवरों की तरह नोचता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और यही मेरी ज़िंदगी का सच है। दोस्तों, कभी भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आज मैं धोखे की सज़ा भुगत रही हूँ, क्योंकि ना तो मैं ससुराल की रही और ना ही मायके की। आज भी मैं बाज़ार में अपनी इज्जत बेचकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।